फौजी ननद का रेलवे स्टेशन पर मायका। ओह भाभी, आप जानती हैं ना कल मेरा एग्ज़ाम है, फिर भी आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। रिया, लेकिन मैं तो यहाँ एक ही बार आई हूँ, और अगर तुम्हें पेपर की तैयारी करनी है तो जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। यहाँ हॉल में तुम्हें कोई ना कोई परेशान करता ही रहेगा। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ से भगा रही हैं? देखिए भाभी, मैं जानती हूँ आप मुझसे जलती हैं। आपके नसीब में सिर्फ चौड़ा चौका ही तो रह गया है, लेकिन मैं तो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े होने जा रही हूँ। ये बात आपको खटक रही है ना? अरे नहीं, अब आप मेरी बात को बदलने की कोशिश मत करिए। आपको मेरी कामयाबी हजम नहीं हो रही है ना? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं पढ़ाई करूँगी और पेपर में भी पास होकर दिखाऊँगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। वैसे भी आपके बारे में मैं क्यों सोचूं? आपने तो मेरे लिए आज तक कुछ किया भी नहीं है। रिया उसे ना जाने क्या क्या बोलती रहती है, लेकिन रागिनी उसे कुछ भी नहीं कहती है। यह है शालिनी का परिवार, जिसमें उसकी एक बहू, बेटी और पति रहते हैं। जहां उसकी बेटी रिया का सपना रहा है कि वो फौज में शामिल हो जाए, जिसके लिए वो अभी भी मेहनत कर रही है। शालिनी की बहू बेहद संस्कारी और सीधी सादी है। वो अपनी ननद का उसका सपना पूरा करने के लिए पूरी मदद करती है, लेकिन आज तक कभी जाहिर नहीं किया, और यही वजह है कि रिया को अपने ऊपर घमंड हो गया है। शालिनी बस एक मिडिल क्लास औरत है, जिसके घर में बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लायक ही पैसा रहता है। लेकिन अब रिया की पढ़ाई के चक्कर में घर में पैसों की बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अरे माँ जी, क्या हो गया? आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बहू, बस वही मैं रिया के बारे में सोच रही थी। वो तुझसे क्या क्या बोल गई? अरे माँ, उसका कल पेपर है, उसके मन में पेपर का प्रेशर पहले से ही है, इसलिए वो कुछ बोल गई होगी। वैसे भी मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। अरे ये सब छोड़िए माँ जी, आपसे मैं कुछ पूछने आई थी। क्या बहू? माँ जी, आपने तो सोने की अंगूठी, माला सब कुछ बेच दिया है, सिर्फ रिया के एडमिशन और फीस के लिए, लेकिन कल के एग्ज़ाम की फ़ीस अभी तक नहीं गई है, और अगर हमने फ़ीस नहीं जमा करी तो वो रिया को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपने लॉकेट बेच दूँ। नहीं बेटा, मैं कुछ करती हूँ। आप क्या करेंगी माँ जी? वैसे भी रिया मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर है, और वैसे भी कल फ़ीस नहीं जमा होगी तो रिया की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैं जल्दी से इसे बेच कर आती हूँ। रागिनी के पास जो इकलौता सोने का लॉकेट था, उसे भी अपनी ननद की फ़ीस के लिए उसने बेच दिया, और रिया की एग्ज़ाम फ़ीस को जमा कर दिया। रिया को तो इस बात का पता भी नहीं था कि उसकी भाभी उसके पीठ पीछे उसके लिए कितना कुछ कर रही है। ऐसे ही अगले दिन रिया पेपर देने जाती है, और पूरे दिन पूरा जी जान लगाकर पूरी मेहनत और लगन से अपना एग्ज़ाम देती है। सभी बस उसके पास होने की कामना ही कर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी भाभी ने तो उसके लिए व्रत भी रखा था। बहू, क्या बात है, आज तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया? माँ जी, आज पेपर में रिया को अच्छे नंबर मिल जाए इसलिए मैंने व्रत रखा है। जितनी मेहनत मेरी रिया कर रही है ना, उतनी मेहनत तू भी कर रही है बहू। चलो अच्छा है, परिवार में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। वहीं रागिनी ने व्रत की हालत में रिया के लिए खाना बनाया, और जब वो घर आई तब उसकी भाभी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी। रिया, कैसा रहा सब? अभी तो मैं फौजी भी नहीं बनी, और अभी से आप मेरे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ सब कुछ दिखावा है, वैसे भी हटिए मेरे रास्ते से। रिया अपनी भाभी को ताना मारते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन तब भी उसने रिया को कुछ नहीं कहा। रिया एटीट्यूड दिखाते हुए अंदर आई। भाभी, जाइए और मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। लाती हूँ। अपनी भाभी से ऐसे क्यों पेश आ रही है? इन्होंने तो तेरे लिए। माँ, अब आप मुझे भाषण मत देने लगना, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। रिया धीरे धीरे और घमंडी होती जा रही थी, और रागिनी तो बस उसके इशारों पर नाचती रहती थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, और रिया के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया। उसने पहली ही बार में मिलिट्री का एग्ज़ाम पास कर लिया था, और अब उसे बॉर्डर पर बुलाया जा रहा था। सभी घर में रिया की इस जीत से बहुत खुश थे। मैं तो सारे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी, आखिर मेरी बेटी फौजी जो बन गई है। बधाई हो रिया, तुम फौजी बन गई। ये सब तो मैंने अपने दम पे किया है। उसने उसी दिन सामान बांधा और बॉर्डर पर चली गई। वो वहाँ बॉर्डर पर अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करती थी,
लेकिन कभी भी अपने भाभी का हाल चाल तक नहीं पूछती थी और उसकी बात सिर्फ अपनी माँ से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रिया के कैप्टन का फ़ोन रिया के भाई के पास आता है। हाँ बोलिए, तुम रिया के भाई हो ना? जी, तुम्हारी बहन काफ़ी समझदार है। शुक्रिया, लेकिन मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया है। मैं मिलिट्री से रिया का कैप्टन बात कर रहा हूँ। मिलिट्री में आने वाले हर सदस्य को इंटरनल फ़ीस भी जमा करनी पड़ती है। रिया की फ़ीस अभी तक पेंडिंग है और अब समय नहीं है। कल तक फ़ीस जमा करनी पड़ेगी आपको, वरना हम रिया को यहाँ से भेज देंगे। नहीं नहीं कैप्टन साहब, ऐसा मत करिए। मेरी बहन ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। मैं उसकी फ़ीस का इंतज़ाम बहुत जल्दी करता हूँ, आप उसे नौकरी से मत निकालिएगा। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह जाता है और वो ये सारी बातें अपने परिवार में बताता है। हमने तो ननद जी की पढ़ाई में सब कुछ बेच दिया है, अब हम फ़ीस का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना रिया को मिलिट्री से निकाल देंगे। रागनी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी बहन को मिलिट्री से निकालने वाले हैं और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं जी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप ऐसे मत बोलिए। सभी बहुत परेशान हो गए थे। रिया की सपने की परवाह रिया से ज़्यादा सबको थी। इसीलिए घर का मुखिया रमेश बोलता है, अब तो बस एक ही चारा है, हमें ये घर बेचना पड़ेगा। किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। सब ने रमेश की बात को मान लिया और उसी दिन सिर्फ रिया की फ़ीस जमा करने के लिए गरीब परिवार का इकलौती संपत्ति, उनका अपना घर भी बिक गया। अब तो उनके पास रहने के लिए कुछ भी ठिकाना भी नहीं बचा था। इसीलिए शालिनी अपनी पति और सास ससुर के साथ रेलवे स्टेशन पर आ गए। वो स्टेशन पर एक छोटा सा तंबू लगाकर रहने लगते हैं और स्टेशन का ही कूड़ा कचरा बीनकर उसे बेचकर अपने खाने पीने का खर्चा चलाते थे। वहीं दूसरी तरफ रिया को इन सब की खबर ही नहीं थी। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और पूरा परिवार अभी भी स्टेशन पर ही रहता था और आखिरकार आज रिया घर आ रही थी। मुझे देखकर माँ और भैया कितनी खुश होंगे, बस मुझे अपनी भाभी की शक्ल ना दिख जाए। रिया ऐसा सोचते हुए वहाँ पहुँचती है, लेकिन घर में तो ताला लगा था। अरे सुनिए, यहाँ जो परिवार रहता था वो कहाँ है? अरे तुम तो शालिनी जी की फौजी बेटी हो ना। तुम्हारे माँ भैया और ये सब तो बेचारे बेघर हो गए हैं और सुना है अब तो ये सब रेलवे स्टेशन पर रहने लगे हैं। रिया ये सब सुनकर चौंक जाती है। वो भागी भागी स्टेशन पर जाती है, जहाँ उसकी नज़र अपनी भाभी पर पड़ती है जो कचरा बीन रही थी। फिर रिया ये सब देखकर भागी भागी अपनी भाभी के पास जाती है। माँ जी, ससुर जी, सुनिए, देखिए रिया आ गई है। रागनी की बात सुनकर सब बाहर आते हैं, जहाँ शालिनी ने रिया को गले से लगा लिया था। रिया के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। उनके हालात के बारे में शालिनी से पूछते हैं, तब उसे पता चलता है कि उसके परिवार ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। बेटी, तेरी भाभी के पास भी कुछ नहीं बचा था, इसीलिए हमने घर भी गिरवी रखना पड़ा, पर हम तेरी कामयाबी से बहुत खुश हैं। क्या खाक खुश है? मैंने आप लोगों के साथ इतना बुरा किया है, मुझे तो ये वर्दी पहनना भी शोभा नहीं देता है। नहीं रिया, ऐसा नहीं कहते, वो जो भी तुमसे हुआ अनजाने में हुआ, हमारे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, इसीलिए ऐसा मत कहो। अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर रिया अब फौजी बन चुकी थी, इसलिए उसने सबसे पहले एक अच्छा सा घर खरीदा। अब रिया सुधर चुकी थी। वो अपने कमाई के पैसे अपने घर भी भेजती रहती थी और अब सबसे वो बातें भी करती थी और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।